हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम अप्रोच पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में एक दो अप्रोच दी गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो उनके बारे में ही देख लेंगे, उनकी मेरिट्स वगैरह डिमेरिट्स जो भी हैं। ठीक है, इससे पहले आप लैंग्वेज गेम मैंने पढ़ा दी हैं आपको, और जो भी आपके टीचिंग लर्निंग मेथड थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको चैनल पर सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस के लिए आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, काफ़ी हद तक आपका सिलेबस हो चुका है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है आपका सिलेबस। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो ठीक चल रहा है, हंटर वगैरह हो गया है उसमें। बाकी आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं आगे वाले, शिक्षक समुदाय विद्यालय वगैरह है, वो जल्दी ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना है उसमें। आते हैं अप्रोच के ऊपर। ठीक है, तो अप्रोच क्या होती है ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था इंग्लिश की, कि अप्रोच मेथड और टेक्निक तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण, यानी कि कोई भी वस्तु कोई भी घटना होगी आपके सामने, उसको देखने का जो नज़रिया होगा आपका वो होगा अप्रोच, यानी कि दृष्टिकोण आपका। अब जब आप टीचिंग करने जाएंगे, शिक्षण होगा भाषा शिक्षण, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कोई भी विषय वस्तु आ रही है, कोई भी भाषा सिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो सिखाने का नज़रिया तरीका जो भी है वो जो होगा आपका वहाँ पर दृष्टिकोण, वो आ जाएगा अप्रोच में। ठीक है, कोई भी आपके सामने टॉपिक आ रहा है, ठीक है, उसको कैसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो जो आपका होगा वो होगा दृष्टिकोण। ठीक है, उसको किस तरीके से समझाने का जो आपका नज़रिया है वही होता है दृष्टिकोण। अब आते हैं आपके सिलेबस का फर्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है संरचनात्मक, यानी कि संरचना के बारे में इसमें कुछ कहा जाएगा। ठीक है, संरचना किसकी होगी, वाक्यों की, यानी कि सेंटेंस के पैटर्न पर इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल अप्रोच, यानी कि ये जो है इसका अदर नेम अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो इसका क्या है, ओरल अप्रोच होता है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ओरल दिया गया है इसको बोलते हैं श्रव्य। ठीक है, जो दूसरा ओरल है इसको तो जानते हैं आप, मौखिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश टू द सेंटेंस, यानी कि जो इंग्लिश भाषा सिखाने का जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें है क्या, कि जो भी इंग्लिश है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होगी वो बच्चों को सिखाई जाएगी। यानी कि इंग्लिश की बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब है यहाँ पर जो सेंटेंस हैं उनका पैटर्न। ठीक है, जैसे ही रोट्स ए लेटर या राम रोट्स ए लेटर, यानी कि मतलब क्या है, पहले सब्जेक्ट आना है, फिर वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यही तो पैटर्न हुआ, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट आगे लगा रहे वर्ब पीछे लगा रहे हैं, तो वो पैटर्न नहीं होगा सेंटेंस का। सेंटेंस का जो करेक्ट पैटर्न है क्या है, पहले सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होगा वो आएगा, फिर आपका वर्ब यानी कि क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी आपका कर्म होगा, जो भी कार्य किया जा रहा होगा वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड हैं उनका अरेंजमेंट, क्योंकि सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस आपके जो वर्ड्स होते हैं उनसे ही तो मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में है क्या, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो मीनिंगफुल होगा, तभी तो वो एक सेंटेंस बनेगा। मान लो कोई भी वर्ड आगे लिख दिया, जैसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ही रोट ए लेटर। ठीक है, तो ए लेटर मैंने आगे कर दिया, रोट पीछे कर दिया। ठीक है, ही उसके पीछे कर दिया, तो वहाँ पर क्या है, कोई मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं है उसका। ठीक है, तो वो सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर क्या दिया गया है, कि स्ट्रक्चर यानी कि ढांचे पर, संरचना पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें ये भी बोला गया है कि जैसे वोकेबलरी पर ज़्यादा फोकस नहीं है, यानी कि जो शब्द हैं या वोकेबलरी है उसको मजबूत करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, कि उसकी अपेक्षा ये बोला गया है कि आपको वोकेबलरी में मास्टरी करने से बढ़िया है कि आप क्या है, सेंटेंस का जो पैटर्न है उस पर महारत हासिल करो, यानी कि उसको अच्छे से सीखो। ठीक है, जैसे अलग अलग शब्द आप सीख रहे हैं, अलग अलग वर्ड सीख रहे हैं, तो उनसे कोई उन वर्ड का कोई महत्व नहीं निकलेगा। जैसे मान लो आपने कोई भी, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो जो भी शब्द आपने सीखे हैं, शब्द आपको जो पता है, उनका अलग अलग इतना महत्व नहीं है जितना वो सेंटेंस में जुड़ के एक अच्छा सा अर्थ देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एडवांटेज देख लेते हैं। अच्छा, एडवांटेज से पहले ये आप ध्यान रखना कि हर जो लैंग्वेज है, हर भाषा का अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, हिंदी का अलग होगा, संस्कृत का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा। हाँ, सेम हो सकते हैं लेकिन अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है,
एडवांटेज और इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स, यानी कि स्टूडेंट्स क्या होंगे यहाँ पर, सक्रिय रहेंगे। इसमें स्टूडेंट्स सक्रिय क्यों रहते हैं, क्योंकि उनसे एक्टिविटी करवाई जाती है। ठीक है, ये जो आपका है स्ट्रक्चर वाला अप्रोच, इसमें क्या है कि उनसे बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएगी, और जहाँ भी एक्टिविटी आ जाए आपका, तो वहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे, यानी कि उनकी रुचि आएगी, इंटरेस्ट उनका उस काम में आएगा। और जहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट आने लगता है, वहाँ पर आपको पता ही है कि बच्चे क्या है, बहुत ही आसानी से और जल्दी से उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें वही है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स, सक्रिय लर्नर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज दे लर्न इंग्लिश थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि विभिन्न क्रियाविधि या एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो इंग्लिश को सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्फेसिस मोर ऑन ओरल स्पीच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, यानी कि भाषा सिखाने में के लिए सबसे ज़्यादा जो जोर देते हैं या बल देते हैं, एम्फेसिस मीन्स होता है बल देना, तो किस पर दिया गया है, ओरल अप्रोच पर दिया गया, यानी कि मौखिक रूप से। ठीक है, बच्चों को बुलवाते बहुत है, ड्रिल मेथड भी यहाँ पर यूज़ होता है। ड्रिल मेथड जो होता है आपका, इनकी प्रैक्टिस, ठीक है, ओरल प्रैक्टिस बहुत करवाई जाती है, तो बच्चों को क्या है, इसमें उनको स्पीच भी उनकी अच्छी होगी। ठीक है, जब आपको पता है कि बच्चों को जब ज़्यादा बुलवाएंगे, यानी कि उनसे मौखिक रूप से काम ज़्यादा करवाएंगे, तो बच्चे में क्या है, उस चीज़ को या उस भाषा को बोलने में उन्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, बहुत अच्छे से वो उसको बोलने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें ओरल स्पीच पर ज़्यादा फोकस किया गया। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में भी आ रही होगी, किस पर, राइटिंग को इग्नोर किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स बिल्ड्स ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि अब इससे होगा क्या, इस जो बच्चे हैं उनमें क्या है कि इंग्लिश को बोलने का जो वो है, वो अपने जो आदत है इंग्लिश बोलने की, अपने आप ही उनमें विकसित होने लगेगी। ठीक है, बच्चों में अपने आप, जब उनकी ओरल प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई जाएगी, तो बच्चे अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, वो इंग्लिश बोलने की जो आदत है उनके अंदर अपने आप ही आ जाएगी। स्पीकिंग कोर्स लोग करते हैं, उसमें होता क्या है, वहाँ पर क्या है, उनसे बुलवाया ही तो जाता है, लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं होता कि आपसे लिखवाया जा रहा है, नहीं, वहाँ पर ओरल प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, ये जो आपकी अप्रोच है, इसमें स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, यानी कि बच्चे एक्टिविटी ज़्यादा करें। ठीक है, ये नहीं कि शिक्षक कर रहा है, देखो शिक्षक अगर एक्टिविटी करेगा तो उससे बच्चों को ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हमने ये हिंदी में भी पढ़ा है आप लोगों ने, और शिक्षण अधिगम जो आपका लास्ट सेमेस्टर में चैप्टर था, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बच्चे क्या है, बहुत से ऐसे जितने भी विचारक हुए हैं, जितने भी जिन्होंने सीखने के ऊपर दिया है, अधिगम के ऊपर जिन्होंने जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं लोगों की, जितने भी थे वैज्ञानिक वगैरह, तो उन्होंने यही बोला है कि बच्चे क्या है, करके सीखें क्रियाविधि द्वारा, यानी कि वो खुद स्वयं से करके सीखें। यानी कि जब बच्चे एक्टिविटी करेंगे, खुद करेंगे वो काम, तो उससे बच्चे क्या है, आसानी से और जल्दी सीखेंगे, और वो चीज़ जो होगी वो स्थायी बनी रहेगी, बच्चों के अंदर काफ़ी टाइम तक वो चीज़ बनी रहेगी। तो इसीलिए इसमें क्या है कि जो बच्चों की जो एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, कि यानी कि उसको ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चे खुद करके सीखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसकी डिमेरिट्स पर। तो अब ये जो जितने भी आपके अप्रोच है, ये क्या है, आपकी जो प्राइमरी स्तर मान सकते हैं आप, उसके लिए तो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, हायर क्लास जो होंगी, यानी कि हाई क्लास, उन पे ये लागू नहीं होगी, वहाँ पर तो बार बार प्रैक्टिस नहीं करा सकते, बड़े बच्चे होते हैं, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं कि आप एक चीज़ को बार बार समझा रहे हैं, या फिर आप एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, ओरल प्रैक्टिस, तो ये बड़ी क्लास में काम नहीं आएगी आपकी, छोटे बच्चों के लिए काम आएगी। यानी कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं 1 to 5 वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मान लो 10th 12th के बच्चे, उनके लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो वही है यहाँ पर। नेक्स्ट एक चीज़ और है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसमें क्या है, समय ज़्यादा लगता है। अब देखिए सीधी सी बात है, बच्चे जब एक्टिविटी करके सीखेंगे उस चीज़ को, तो एक्टिविटी करने में क्या है, समय ज़्यादा लगेगा, तो इससे क्या है, हम पूरा सिलेबस नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, और हर चीज़ करवा भी नहीं सकते, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, अब हर चीज़ पे एक्टिविटी करवा रहे, तो उससे क्या है, बहुत टाइम लगेगा सिलेबस पूरा होने में। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है आपकी टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल इन हायर क्लास। ठीक है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बड़ी कक्षाओं के लिए, हायर क्लास के लिए क्या है, ये एक अच्छी नहीं है अप्रोच। ठीक है, छोटी क्लास पे आपकी, लोअर क्लास पे ये चल जाएगी। ठीक है, इट रिक्वायर्स वेल ट्रेन टीचर। ठीक है, आपकी ये वाली अप्रोच और जो नेक्स्ट अप्रोच आएंगी, इन दोनों में क्या है कि यानी कि एक प्रशिक्षित, बहुत अच्छी तरीके से जो प्रशिक्षित शिक्षक होगा, वही इसको क्या करेगा, लागू कर पाएगा। ठीक है, कहाँ पर हमें एक्टिविटी करानी है, कहाँ पर नहीं करानी है, इसमें अंतर करना आना चाहिए टीचर को, वरना क्या है, टीचर फालतू में भी टाइम वेस्ट करवाता रहेगा। ठीक है, तो उससे लाभ तो होगा नहीं, इसलिए हमें कैसा चाहिए, वेल ट्रेंड टीचर होना चाहिए इन अप्रोच को जो करवा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं आपकी सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, तो सिचुएशनल अप्रोच में क्या है कि स्थिति जन्य दृष्टिकोण, नाम से ही सिचुएशन यानी कि सिचुएशन जैसी बन रही है उसी हिसाब से, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करना कि जो विषय वस्तु हम समझा रहे हैं या जो भी टॉपिक वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करना जिससे बच्चे आराम से उस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, इन दिस अप्रोच लैंग्वेज इज़ टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशन। यानी कि इस अप्रोच में करते क्या है, जो भाषा है वो किस में सिखाई जाएगी, रियल लाइफ की सिचुएशन से कनेक्ट करके, यानी कि उनके जो बच्चों के जीवन में या शिक्षक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ भी घटना होगी या कोई भी सिचुएशन होगी तो उससे वहाँ पर कनेक्ट करके उसको सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीचर क्रिएट्स ए रियल एंड मीनिंगफुल सिचुएशन इन द क्लासरूम टू टीच न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न। यानी कि टीचर क्या करेगा, क्लासरूम में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, रियल मतलब वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक, और मीनिंगफुल क्या है, यानी कि अर्थपूर्ण। ठीक है, देखिए सेंटेंस आपका जो बनेगा या फिर आपका शब्द, आपने सुने होंगे वर्ड और सेंटेंस में है क्या कि अब जैसे वर्ड आपका है तो यहाँ पर समझ लीजिए वर्ड किससे बनते हैं, लेटर से। जैसे पी ए पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पी है, यहाँ पर ए है, टी है, ये सब है। अगर इनको सही से अरेंज ना करें, ठीक है, यानी कि मीनिंगफुल ना हो ये, तो क्या उसका कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो भी लेटर होंगे उनको ऐसे उसमें अरेंज होंगे कि क्या है, वहाँ पर अर्थ निकले, तभी वो आपका क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। ठीक है, और वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना कि वहाँ पर कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो, तब आपका क्या बन जाएंगे वहाँ पर, सेंटेंस। तो हमें मीनिंगफुल ही सिचुएशन क्रिएट करनी है। ठीक है, क्लासरूम में क्रिएट करेंगे और उसके माध्यम से हम नए नए वर्ड और सेंटेंस के पैटर्न को सिखाएंगे। जैसे मान लो टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, टीचर सिखा रहा है दिस इज़ ए बुक, यानी कि क्या है, यह किताब है। फिर टीचर ने क्या किया, बुक को हटाकर वहाँ पर डस्टर रख दिया, दिस इज़ ए डस्टर। ठीक है, डस्टर हटा के वहाँ पर चौक रख दी, दिस इज़ ए चौक। ठीक है, इस तरीके से सिखाना है। फिर दूर कोई वस्तु रखी है तो वहाँ पर बोल रहा है दैट इज़ ए चार्ट या दैट इज़ ए मैप। ठीक है, तो इस चीज़ों को बदल बदल के, ठीक है, यानी कि रियल, अब ये देखिए सिचुएशन क्या है, रियल भी सिचुएशन हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु से, मैप से, चार्ट से, ठीक है, इनके माध्यम से भी वहाँ पर समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस का पैटर्न बच्चा सीख रहा है कि नहीं, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए टेबल, ठीक है, दिस इज़ ए चेयर, ऐसे करके बच्चों को पैटर्न सिखा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिचुएशन यानी कि दो है, एक रियल सिचुएशन यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है, किसी कोई भी आपका जो भी टॉपिक हो या कोई भी ऐसी कुछ कहानी हो, स्टोरी तो जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, आर्टिफिशियल सिचुएशन, चार्ट, मैप, मॉडल, यानी कि जो भी टॉपिक है या जो भी भाषा आप वहाँ पर सिखा रहे हैं उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें। ठीक है, जैसे मान लो वहाँ पर आप एनिमल्स के नेम बता रहे हैं तो वहाँ पर चार्ट होना चाहिए, यानी कि जानवरों से जुड़ा हुआ कि उनके चित्र बने हों उसमें और नाम लिखा हुआ हो उसमें। ठीक है, इसके एडवांटेज देख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, आपने देखा है कि क्या इसमें कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट करके पढ़ा रहे हैं ना, एक्टिविटी यहाँ भी हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब चार्ट आ रहे हैं, पिक्चर आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें आ रही, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या है, अब इन चीज़ों से बच्चों का क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो वही सबसे पहला इसकी जो खासियत है, इसका लाभ बोल सकते हैं कि इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ये कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, रुचि के सिद्धांत को। इंटरेस्ट क्या होता है, रुचि होता है। ठीक है, ये रुचि के सिद्धांत को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है, इट एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय प्ले। ठीक है, मतलब कि खेल के माध्यम से, एम्फेसिस होता है जोर देना। ठीक है, इसमें किस पे जोर या बल दिया जाता है, तो खेल के द्वारा सिखाने पर इसमें बल दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चा इसी तरीके से ना कि चीज़ों को हटा रहे, अब ये देखो ये काम आप भी कर सकते हैं, किसी एक बच्चे को खड़ा कर लिया, उस बच्चे से चीज़ों को हटवाए, तो बच्चे क्या आपस में खेल खेल के माध्यम से भी सीख सकते हैं। और आप जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, यानी कि 1 to 5 वाले, 5 वाले तो चलो बड़े हो जाते हैं, जो फर्स्ट या सेकेंड क्लास के बच्चे होते हैं और भी केजी नर्सरी आजकल चलता है, तो वहाँ पर बच्चे क्या है, खेल के माध्यम से बहुत जल्दी सीखते हैं। और जो वो सीख लेंगे ना खेल के माध्यम से एक्टिविटी करके, वो उन्हें याद रहेगा बहुत टाइम तक, यानी कि वो जो ज्ञान उनको वहाँ से मिलेगा वो स्थायी रहेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम आपने पढ़े होंगे ना, करके सीखने पे जोर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्शन चेन मेक्स द क्लास लाइवली, यानी कि जो भी एक्शन की चेन होगी वो क्या जीवंत क्लास बना देगी। ठीक है,
नई नई एक्टिविटी हो रही होंगी, वहाँ पर क्रिया करवा के सिखाएंगी, तो वहाँ पर क्या है, एक क्लास जो बच्चे हैं ना वो एक रुचिपूर्ण तरीके से अपना अनुभव लेते हुए वहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड मेक क्लास इंटरेस्टिंग, यानी कि टीचिंग एड क्या होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। एड, अब आपको एड का यहाँ से क्या है, वह कहते हैं सिनोनिम में मिल गया होगा हेल्प, यानी कि सहायक। ठीक है, तो शिक्षण सहायक जो सामग्री हैं उनका इसमें क्या है, बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। एक्सटेंसिव होता है बड़े पैमाने यानी विस्तार, यानी बड़े उस पर उनका यूज़ किया जाएगा। और आपको पता है जब भी शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, क्लास इंटरेस्टिंग हो जाती है, यानी कि रुचिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो वही है, क्लास को रुचिपूर्ण बनाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसकी डिमेरिट्स पर, तो वही सेम। ठीक है, लोअर क्लास के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, मतलब सुटेबल है, सॉरी, लोअर क्लास के लिए सुटेबल है, तो अब इसका ये आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं इसकी मेरिट्स में। ठीक है, वहाँ पर गुड भी हो जाएगा, और एक दोष भी इसका है ये कि ये लोअर क्लास के लिए तो अच्छी है, हायर क्लास में ये नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेसन कैन बी टॉट बाय दिस। ठीक है, कैन नॉट बी टॉट बाय दिस। ठीक है, तो जो लेसन मतलब चैप्टर होंगे बड़े बड़े, वो क्या है कि अब इसके माध्यम से आप पूरा चैप्टर या पूरा सिलेबस नहीं करवा पाओगे। ठीक है, कि एक एक पूरे चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो सारी आप एक्टिविटी या खेल के माध्यम से करवाओ, तो वही टाइम कंज्यूमिंग आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेन टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट, तो वो सेम वही वाला पॉइंट है। ठीक है, उसमें भी आपका ट्रेन टीचर ही चाहिए था, और यहाँ पर भी आपका सेम वही है। ऐसे ही मैं आपको हिंदी में भी ऐसे ही पॉइंट्स लिखवाती हूँ, इसलिए कि आप एक के याद करेंगे ना, उससे मिलता जुलता दूसरे में होता है, तो सेम वही आप याद कर लो, आपको ज़्यादा याद करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और वैसे तो आप बनाना भी सीख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप अगर इनको हिंदी में याद कर लेंगे तो आप आराम से इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच प्रोज पोइट्री बाय दिस अप्रोच। ठीक है, प्रोज पोइट्री आप समझ ही रहे हैं, प्रोज क्या होती है, गद्य यानी कि कहानियाँ, पोइट्री कविताएं आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके माध्यम से कहानी और कविताएं हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ओरल अप्रोच पर। ठीक है, तो आपकी ओरल अप्रोच और आपका जो सिचुएशनल अप्रोच थी, ये दोनों ही आपकी कनेक्ट हैं किससे, स्ट्रक्चरल अप्रोच से। ठीक है, उसी से जुड़ी हुई हैं। तो ओरल अप्रोच में होता क्या है, नाम से ही है ना, ओरल यानी कि मौखिक तरीके से, यानी कि जो भी चीज़ है, अभी जो भी टॉपिक है उसको क्या है, मौखिक ही रूप से समझाना है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच इज़ दैट द ईजीएस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज इज़ टू स्टार्ट ओरली। तो इसमें क्या बोला गया है, ओरल अप्रोच का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि जो भाषा सिखाने का जो तरीका है, सबसे आसान तरीका, सबसे इजी वे क्या है कि हम शुरुआत में किससे मतलब शुरू की जाए चीज़ें, मौखिक रूप से। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो चीज़ें क्या मतलब छोटे बच्चे जो हैं, आपने पढ़ा होगा बाल विकास में, सबसे पहले वो क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो लिखने लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले या पढ़ रहे हैं, नहीं, वो सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो क्या है कि जैसे उसके मम्मी पापा या फिर जो भी आसपास में लोग हैं, वो जिस प्रकार से क्रिया करेंगे, जैसी आवाज़ निकालेंगे वो वैसे ही निकालने की कोशिश करता है, यानी कि वो बोलता है। ठीक है, तो बच्चे को क्या है, यहीं से ओरल, यानी कि सबसे पहले क्या है कि हम ओरली स्टार्ट करें, यानी कि मौखिक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा आपका, फिर आगे जो जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो आ जाएंगे, लिखने वाली आपकी और पढ़ने वाली। ठीक है, और देखो ओरल से पहले आपका, फिर आपको ये पता ही है कि सुनना तो आएगी, जब बच्चा सुनेगा नहीं तो फिर क्या बोलेगा। ठीक है, सुबोपली वाला जो नियम है वो यहाँ पर फॉलो करने को एक तरीके से कहा गया है। सुबोपली यानी कि वही LSRW। ठीक है, सुबोपली मैं इसलिए बता दूँ कि सुबोपली आप में लास्ट सेमेस्टर से सुबोपली पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सुबोपली सुनना यानी कि लिसनिंग। ठीक है, बोलना यानी कि स्पीकिंग, और मतलब पा से आपका पढ़ना यानी कि रीडिंग, और ली से लिखना यानी कि राइटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, स्पीकिंग यानी कि बोलने पर, ओरल प्रैक्टिस पर। अब ओरल है तो इसमें ओरली ही चीज़ सिखाएंगे, और बच्चा भी फिर क्या करेगा, जैसे टीचर ओरल उसको बोलेगा तो बच्चा भी फिर उसको पहले समझेगा, उसके बाद वो खुद बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वही है इसका, द टीचर शुड प्रेजेंट ऑल न्यू मटेरियल्स ओरली विद द स्टूडेंट्स, दे ऑल लिसन एंड देन यूज़ इट इन स्पीच। ठीक है, द टीचर शुड प्रेजेंट ऑल न्यू मटेरियल्स ओरली, यानी कि टीचर क्या करेगा कि जो भी उनके पास जो भी मटेरियल होगा या जो भी सामग्री होंगी उसको ओरली प्रेजेंट करेगा। इसके बाद स्टूडेंट के साथ प्रेजेंट करने के बाद क्या करेगा, जो स्टूडेंट्स होंगे दे ओनली लिसन, स्टूडेंट्स केवल सुनेंगे उस वक्त,
और उसके बाद देन यूज़ इट इन स्पीच, ठीक है। उसके बाद वो अपनी स्पीच के द्वारा उसको बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले टीचर जो बोल रहा होगा उसको वो सुनेंगे और उसके बाद उसी चीज़ को वो अपने उसमें बोलेंगे, ठीक है। ऐसे वो इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ओरल अप्रोच हो गई आपकी स्ट्रक्चरल, ठीक है। इन अप्रोच से ये है कि सिर्फ आपको ये देखना है कि किसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लासरूम टीचिंग है, तो उसमें थोड़े बहुत पॉइंट होंगे, वो मैं करवा दूँगी आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।